बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आइए हम लोग फिर एक बार क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के क्लास में हम चर्चा कर रहे थे 1857 के विद्रोह के कारण के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 57 का विद्रोह क्यों हुआ था, उसका पृष्ठभूमि क्या था। और आज हमारा चर्चा का विषय होगा सबसे पहले 1857 का विद्रोह सबसे पहला पॉइंट असफलता के कारण यानी यह विद्रोह असफल क्यों हो गया, यह विद्रोह अपने उद्देश्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाया। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसका परिणाम क्या रहा, इसका प्रभाव क्या रहा, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कि इस विद्रोह का प्रकृति क्या था, इसका स्वरूप क्या था, यानी इसका नेचर क्या था। ठीक है, यानी आज हमारा जो डिस्कशन होगा, अध्ययन होगा, उसका 3 बिंदु होगा। विद्रोह असफल क्यों हो गया, उसका प्रभाव क्या रहा, और उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रकृति क्या है। तो सबसे पहला हम लेते हैं कि विद्रोह के असफलता के कारण, हेडिंग डालिए 1857 के विद्रोह असफल क्यों हो गया, असफल क्यों हो गया, असफल क्यों हो गया। इसमें सबसे पहला कारण लिखिए, सबसे पहला कारण सीमित विस्तार, सीमित भौगोलिक विस्तार। सबसे पहला कारण है सीमित भौगोलिक विस्तार, सीमित भौगोलिक विस्तार। लिखिए 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह का विस्तार भौगोलिक रूप से सीमित रहा, भौगोलिक रूप से सीमित रहा। दिल्ली संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं पश्चिमी बिहार, दिल्ली, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में ही यह विद्रोह अधिक प्रबल रहा,
प्रबल मतलब अधिक, अधिक प्रबल रहा, जबकि भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग, जबकि भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग इस विद्रोह के परिधि से अलग रहा, इस विद्रोह के परिधि से पृथक रहा, इस विद्रोह के परिधि से पृथक रहा। फुल स्टॉप। संक्षेप में इस विद्रोह का आकार अखिल भारतीय नहीं बन पाया, अखिल भारतीय नहीं बन पाया। It was not an all Indian revolt. It remained confined to some particular area of India, like this and this. A major part of India was away from this revolt. अलग रहा। दूसरा पॉइंट, ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट, सीमित जन भागीदारी, सीमित जन भागीदारी, सीमित जन भागीदारी, लिमिटेड पीपल पार्टिसिपेशन, सीमित जन भागीदारी डैश। इस विद्रोह में मुख्यतः, इस विद्रोह में मुख्यतः कुछ सिपाही, कुछ भारतीय सिपाही, कुछ भारतीय सिपाही, कुछ देसी राजा, कुछ जमींदार, के साथ ही साथ किसान कौमा कुछ सामाजिक एवं धार्मिक समुदाय के लोग तो शामिल हुए, लेकिन भारतीय समाज का कुछ वर्ग, लेकिन भारतीय समाज का कुछ वर्ग इस विद्रोह से पृथक रहा, इस विद्रोह से पृथक रहा। जैसे पढ़ा लिखा वर्ग, जैसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग, जिसके पास
एक विचारधारा, जिसके पास एक विचारधारा, योजना एवं एक बेहतर क्रिया पद्धति थी, एक बेहतर क्रिया पद्धति थी, फुल स्टॉप। आश्चर्य यह है कि कुछ देशी शासक एवं जमींदारों ने, कुछ देशी शासक एवं जमींदारों ने इस विद्रोह के दमन में ब्रिटिश सरकार को सहायता दिया, ब्रिटिश सरकार को सहायता भी दिया। लॉर्ड कैनिंग स्वयं कहता है, लॉर्ड कैनिंग स्वयं कहता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है क्योंकि यह कथन है। क्या कहता है? यदि देशी शासक हमें सहायता नहीं करते, यदि देशी शासक हमें सहायता नहीं करते तो संभव था कि हमें अपना बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ता, तो संभव था कि हमें अपना बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ता। क्लोज कर दीजिए, इस कथन को क्लोज कर दीजिए इन्वर्टेड कॉमा से, पैरा बदल दीजिए, पैरा बदल करके लिखिए, हैदराबाद का निजाम कॉमा ग्वालियर का सिंधिया कश्मीर के शासक आदि ने ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान किया था, ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान किया था, ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान किया था। संक्षेप में जन भागीदारी के स्तर पर भी यह विद्रोह अखिल भारतीय नहीं बन पाया, जन भागीदारी के स्तर पर भी यह विद्रोह अखिल भारतीय नहीं बन पाया, अखिल भारतीय नहीं बन पाया। असफल तो होना ही था, असफल तो होना ही था, फुल स्टॉप, असफल तो होना ही था। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इन बातों में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप लिख रहे हो वह अपने आप में स्पष्ट है, उसमें ऐसा एक भी तथ्य नहीं है
जिसके लिए हमको अलग से समझाना पड़े। जहां जरूरत होगी वहां अवश्य हम समझाएंगे, बट कीप ऑन राइटिंग, आप लिखते रहो। हम आपको ठहराएंगे कि हां ठहरो, अब हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अगला पॉइंट लिखिए, नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3, संसाधन, संगठन, नेतृत्व, संसाधन, संगठन, नेतृत्व का बेहतर न होना, बेहतर न होना, बेहतर न होना, लैक ऑफ efficient leadership, resources and organization। लिखिए, इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि 1857 के विद्रोह में नेतृत्व प्रदान करने वाले भारतीय देशी शासक, नेतृत्व प्रदान करने वाले देशी शासक बहादुर तो थे, बहादुर तो थे, लेकिन उनमें बोर्ड देखना फिर लिखना, लेनिन, लेनिन, गांधी, लेकिन उनमें लेनिन, गांधी के तरह अखिल भारतीय नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता नहीं थी, नहीं थी। उनमें लेनिन और गांधी के तरह अखिल भारतीय, बच्चों जरा ये देखो बोर्ड, अखिल भारतीय नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता नहीं थी। They had no ability to provide all Indian leadership as Gandhi did। नहीं थी, फुल स्टॉप। देखिए, मुगल शासक बहादुर शाह, मुगल शासक बहादुर शाह, नाना साहब, झांसी की रानी, झांसी की रानी में संगठनात्मक योग्यता नहीं था, योग्यता नहीं था, योग्यता नहीं था। संसाधन भी पर्याप्त नहीं थे,
संसाधन भी पर्याप्त नहीं थे। युद्ध के उपकरण, युद्ध के उपकरण, उपकरण का मतलब हथियार, युद्ध के उपकरण भी परंपरागत, परंपरागत मीन्स वेपन्स ट्रेडिशनल, युद्ध के उपकरण भी परंपरागत। फुल स्टॉप। आगे लिखना। लिखना। बख्त खां के नेतृत्व में, बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली में, दिल्ली में एक 10 सदस्यीय, बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली में एक 10 सदस्यीय परिषद का गठन तो हुआ था, का गठन तो हुआ था, गठन तो हुआ था, लेकिन वह लेकिन वह लेकिन वह लेकिन वह फिलाडेल्फिया कांग्रेस, लेकिन वह फिलाडेल्फिया कांग्रेस, यूएसए अमेरिका, बोल्शेविक पार्टी रूस, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया नहीं था, नहीं था। अतः विद्रोह को असफल तो होना ही था, अतः विद्रोह को असफल तो होना ही था, अतः विद्रोह को असफल तो होना ही था। देखिए, ऐसे आंसर लिखेंगे आप तो निश्चित रूप से आपका जो उत्तर पुस्तिका होगी वो अलग हो जाएगी। कारण कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्डली आप कह सकते हो, वर्ल्डली पर्सपेक्टिव में लिख रहे हैं, यानी पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ उस आंसर को आप जोड़ रहे हैं, यानी आपका अप्रोच ग्लोबल हो जाता है, वैश्विक हो जाता है, और यह शो करता है कि बच्चा के पास क्षमता है कि वह घटनाओं को अमेरिका से, रूस से जोड़ सकता है। और हमने जोड़ने का प्रयास किया, गलत तो है नहीं भाई। अमेरिका में वहां लोगों ने इंग्लैंड को पराजित किया तो उनके पास कांग्रेस थी। लेनिन की जीत हुई क्योंकि उसके पास बोल्शेविक पार्टी थी। अपना जीत हुई क्योंकि हमारे पास 1885 में स्थापित कांग्रेस थी। और तुम्हारे पास क्या थी? तुम्हारे पास भी एक परिषद थी, लेकिन उस परिषद में रहने वाले लोग इस समय, जिस तरह से, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से इस समय मेरे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी की स्थिति है, ठीक है, ठीक वैसे ही ये टीम थी जिस
जिस तरह से कांग्रेस में कोई भी ऐसा नेता इस समय नहीं दिख रहा है जो मोदी को चैलेंज कर सके, वही बात यहां भी है। नेतृत्व बेहतर होना चाहिए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, कार्यक्रम, प्रोग्राम, क्रिया पद्धति, वर्किंग मेथड का अभाव, का अभाव। लिखिए, किसी भी विद्रोह को, किसी भी विद्रोह को सफल बनाने के लिए, किसी भी विद्रोह को फलीभूत होने के लिए, फलीभूत होने के लिए एक प्रगतिशील विचारधारा, एक प्रगतिशील विचारधारा जैसे राजनीति, प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के साथ ही साथ वैज्ञानिक शिक्षा के संदर्भ में एक परिभाषित रूपरेखा का होना आवश्यक होता है, आवश्यक माना जाता है। किसी भी, देखो पल्लवी, क्या है कि एक बार मैं बोलता हूं तो उसको लिख लिया करो, कारण कि मैं नोट्स को देख करके या किताब को देख करके मैं नहीं बोलता। मेरे दिमाग में लगातार वाक्य बनते रहते हैं और मैं लगातार बोलता रहता हूं, और बीच में आप कट करते हो तो फिर हो सकता है कि उसके स्थान पर दूसरा शब्द आ जाए। इसलिए हम धीरे बोलेंगे, आप लिख लिया करिए। शायद मैंने कहा था कि किसी भी विद्रोह अथवा आंदोलन को फलीभूत होने के लिए एक आधुनिक विचारधारा, एक प्रगतिशील विचारधारा जैसे राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था,
समाज, एजुकेशन, शिक्षा के संदर्भ में एक रूपरेखा होना चाहिए। एक रूपरेखा का होना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन 57 के विद्रोहियों के पास 57 के विद्रोहियों के पास कोई भी रचनात्मक विचारधारा का होना प्रतीत नहीं होता है, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि एक विदेशी व्यवस्था को नष्ट करके, एक विदेशी व्यवस्था को समाप्त करके अपनी पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, जिसमें लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, समतावाद, पूंजीवाद जैसे नवीन विचारधाराएं नहीं थी। और यही कारण है कि 19वीं सदी के मध्य में एक उन्नत सभ्यता के हाथों एक मध्ययुगीन सभ्यता का पराजय हो गया। फुल स्टॉप। तो ये है बच्चों आपका कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों हो गया, उसके क्या कारण थे। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो इन बिंदुओं का आप उल्लेख कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब कोई आंदोलन होता है या विद्रोह होता है, ठीक है, तो उस विद्रोह में सफलता के लिए जरूरी होता है कि विद्रोहियों के पास एक संगठन हो, उनके पास एक बेहतर नेतृत्व हो, उनके पास संसाधन पर्याप्त हो, और सबसे बड़ी बात
कि उनके पास एक विचारधारा भी हो। आप याद कीजिए, जब अमेरिका में जुलाई 1776 में वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उनके पास एक विचारधारा था, जिस विचारधारा का प्रतिपादन फिलाडेल्फिया कांग्रेस ने किया था। याद कीजिए, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि हम राजतंत्र को समाप्त करके रूसों के द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। उसमें कहा गया कि हम उपनिवेशवाद को समाप्त कर राष्ट्रवाद को लाना चाहते हैं। उसमें कहा गया कि हम वाणिज्यवाद को समाप्त कर पूंजीवाद को लाना चाहते हैं। उसमें कहा गया कि हम सामंतवाद को समाप्त कर समतावाद को लाना चाहते हैं। उसमें कहा गया कि हम धार्मिक रूढ़िवाद को समाप्त कर धर्म निरपेक्षता को लाना चाहते हैं। ये सब आधुनिक संकल्पनाएं हैं, आधुनिक विचारधाराएं हैं। याद कीजिए, जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, तो क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? क्रांति का नेतृत्व फ्रांस का मध्य वर्ग ने किया था। और वहां का मध्य वर्ग कौन था? वहां का मध्य वर्ग वो था जो रूसो को जानता था, जो जॉन लॉक को जानता था, जो वॉल्टेयर को जानता था, जो एडम स्मिथ को जानता था, जो मॉन्टेस्क्यू को जानता था, वह था। और आपके पास कौन था? जफर, केवल शायरी करने वाला। लखनऊ का हजरत महल केवल बेटा के लिए अवध को लेना चाहती थी। लक्ष्मीबाई, जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। अरे तुम झांसी नहीं दोगी तो दिल्ली को कौन सुरक्षित देगा? तुम्हें झांसी से प्रेम है तो फिर दिल्ली का सुरक्षा कौन करेगा? और जब दिल्ली नहीं रहेगी तो फिर झांसी रह के क्या करेगी? जब पलासी हुआ तो पलासी के बाद महाराष्ट्र रहा, पलासी के बाद पंजाब रहा, पलासी के बाद मैसूर रहा, कर्नाटक रहा, अवध रहा। मैं झांसी नहीं दूंगी। इट वॉज सेड बाई लक्ष्मीबाई, किताबों में लिखा है। अंग्रेजों से जब लड़ रही थी, उसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। इट मीन्स झांसी वॉज इंडिया फॉर हर। झांसी वॉज इंडिया फॉर हर। झांसी ही उसके लिए भारत था। झांसी दे दो तो फिर सब ठीक ठाक हो गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं बच्चों कि हम विद्रोह तो किए, और निसंदेह इतना बड़ा विद्रोह किए, इतना बड़ा विद्रोह कि 57 से लेकर के इस 57 तक, यानी 1757 से लेकर 1857 के बीच में ऐसा हंगामा, ऐसा बगावत, ऐसा विद्रोह ब्रिटिश सरकार ने कभी देखा नहीं था। पहली बार उसने देखा कि हिंदुस्तान के लोग इतना आक्रोशित हो गए हैं कि हमारा सर्वनाश करना चाहते। लेकिन उनके पास आंख नहीं था। आप देखते हो, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध में हम कोई शस्त्र या अस्त्र नहीं उठाएंगे।
जब दुर्योधन उनके पास जाता है और कहता है कि वासुदेव, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सहायता करें, तो वासुदेव ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन पांडव भी तो मेरे हैं, तो मैं यदि आपका सहायता करूंगा तो फिर पांडव हमसे नाराज हो जाएंगे। तो मेरे पास एक विकल्प है। विकल्प यह है कि एक और मेरी सेना रहेगी और एक और मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। तब दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, आपको लेकर हम क्या करेंगे, अपनी सेना को दे दीजिए। जब वह चला गया तो वासुदेव ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, जब तुम जानते हो कि मैंने कहा कि इस वार में हम कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर भी तुमने हमारा चयन क्यों किया, हमें क्यों मांग लिया? तो अर्जुन का उत्तर था कि भगवान, जहां आप हैं वही धर्म है, और जहां धर्म है वही विजय है। हमें योद्धा नहीं चाहिए, योद्धा तो हम हैं, हमें भगवान चाहिए। इट वॉज सेड बाय अर्जुन। सोचिए, तो व्हाट आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस युद्ध में ध्यान रखना, इस विद्रोह में जिसके पास आंख था, जो रूसों को जानता था, वह तो कहा कि हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। आप समझिए बात यह है कि भारत में जो पढ़ा लिखा वर्ग था, यानी कि भारत का मध्य वर्ग, भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग, यह वर्ग क्या था? प्रगतिशील वर्ग था। इसके पास विचारधारा था, इसके पास विज्ञान तकनीकी का समझ भी था। लेकिन इस वर्ग ने कहा कि विद्रोह करना गलत है, गलत है। क्यों भाई? क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत के लिए हितकारी है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत के लिए हितकारी है, यह वर्ग कहता है, जिसके पास विचारधारा था। यदि यह वर्ग इस विद्रोह में सम्मिलित हो जाता तो शायद इसका परिणाम कुछ बदल सकता था, लेकिन यह सम्मिलित नहीं हुआ। इसको लगता था कि जो विद्रोही है, यदि वे लोग सफल हो जाएंगे तो जितना अच्छा हुआ है वह सब बदल जाएगा, यानी फिर सती प्रथा हो जाएगा, शिशु हत्या शुरू हो जाएगा, विधवाओं के विवाह पर रोक लग जाएगा, है ना? ध्यान रखना, इसमें गलती किसी की नहीं है बच्चों, ध्यान दो, इसमें उजाला गलती किसी की नहीं है। गलती इसलिए नहीं है कि ये वर्ग ब्रिटिश सरकार के नेचर को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाया था। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि भारत से धन का निष्कासन, यानी 57 के विद्रोह के बाद जब इन लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जब अवलोकन किया, उसके बारे में विचार किया, तो इनको लगा कि लगातार गरीबी बढ़ते जा रही, पिछड़ेपन बढ़ते जा रही,
भुखमरी बढ़ते जा रही है, शिक्षा का विकास हो नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, धन का निष्कासन होते जा रहा है, तब जाकर के इनका आंख कान खुलता है कि ओ, मैं तो गलत हूं। जिसको मैं जानता हूं कि हितकारी है, ये तो हमारे लिए अहितकारी है, यही शोषण कर रहा है। और वहीं से बच्चा शुरू होता है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन करने का प्रयास शुरू होता है। तो अभी हम गलती किसी को नहीं कह सकते, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगला हमारा पॉइंट होगा, लिखिए, हेडिंग डालिए, 1857 के विद्रोह का प्रभाव। 1857 के विद्रोह का प्रभाव। प्रभाव प्रभाव सबसे पहले लिखिए, राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव। इसमें पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की समाप्ति। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की समाप्ति तथा भारतीय प्रशासन का उत्तरदायित्व, भारतीय प्रशासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। भारतीय प्रशासन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। क्राउन का मतलब सम्राट, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। इसमें दूसरा पॉइंट, दूसरा लिखिए, भारत में मुगल साम्राज्य का अंत। भारत में मुगल साम्राज्य का अंत। मुगल साम्राज्य का अंत। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत से निर्वासित करके, भारत से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज दिया गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नंबर 3, 1858 में, 1858 में एक विशेष अधिनियम पारित किया गया। एक विशेष अधिनियम पारित किया गया। एक विशेष अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के नाम से
ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के नाम से एक घोषणा पत्र, विक्टोरिया के नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया गया, एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया नंबर 1, जिसमें कहा गया नंबर 1, पहला, ब्रिटिश सरकार भारत में विस्तारवादी नीति अब नहीं अपनाएगी। ब्रिटिश सरकार भारत में अब विस्तारवादी नीति नहीं अपनाएगी, नहीं अपनाएगी। यहां के देशी राजाओं को, यहां के देशी राजाओं को सुरक्षा दिया जाएगा, यहां के देशी राजाओं को सुरक्षा किया जाएगा। उनके सम्मान, परंपराओं के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति, ब्रिटिश सरकार की नीति उदारवादी होगी, उदारवादी होगी। जैसे गोद लेने का अधिकार दिया गया, गोद लेने का अधिकार दे दिया गया, गोद लेने का अधिकार दे दिया गया, दे दिया गया। नंबर 2, भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार की सेवाओं में बिना भेदभाव किए हुए योग्यता के आधार पर एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भर्ती किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा। इस संदर्भ में 1861 में, इस संदर्भ में 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट न्यू पॉइंट, प्रशासनिक प्रभाव। अगला हेडिंग डालिए, प्रशासनिक प्रभाव, प्रशासनिक प्रभाव। विद्रोह के बाद, विद्रोह के बाद भारत में शासन प्रशासन चलाने हेतु, भारत में शासन प्रशासन के संचालन हेतु लंदन में एक भारत परिषद का गठन किया गया।
एक भारत परिषद का गठन किया गया। एक भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें भारत सचिव के नेतृत्व में भारत सचिव के नेतृत्व में कुल 15 सदस्यों को होना था। जिसमें भारत सचिव के नेतृत्व में कुल 15 सदस्यों को होना था। 15 सदस्यों को होना था। और इसी परिषद के आधार पर और इसी परिषद के सलाह पर और इसी परिषद के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसे अब एक सम्मानित पदवी, एक सम्मानित उपाधि वायसराय दिया गया, जिसे अब एक सम्मानित उपाधि या पदवी वायसराय दिया गया, को शासन चलाना था। अगला लिखिए, सैनिक प्रभाव, मिलिट्री इंपैक्ट, सैनिक प्रभाव लिखिए। विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए ब्रिटिश सरकार ने पील कमीशन का गठन किया, पील आयोग का गठन किया, जिसके सिफारिश पर नंबर 1 पहला सेना में सभी उच्च पदों पर केवल यूरोपीय लोगों को नियुक्त करना था। नंबर 2, तोपखाना विभाग को यूरोपीय अधिकारियों के हाथों में दिया गया कि कोई इसमें भारतीय नहीं आएगा, क्योंकि ये तोपखाना विभाग जो है, चूंकि तोप है, बारूद है। नंबर 3, ब्रिटिश सेना में यूरोपीय और भारतीय
सैनिकों के बीच के अनुपात को कम कर दिया गया, के अनुपात को कम कर दिया गया। जैसे बंगाल में 1:2 1 इज यूरोपियन, 2 इज इंडियन, और 1:3 यह किया गया मद्रास और बॉम्बे। 1 मीन्स यूरोपियन एंड 3 मीन्स इंडियन। नेक्स्ट, ब्रिटिश सेना में अब उत्तरी भारत के लोगों के अपेक्षा, उत्तरी भारत के लोगों की अपेक्षा पंजाब के सिख, पंजाबी सिख सरदार, सीमांत क्षेत्र के पठान, सीमांत क्षेत्र के पठान और गोरखा लोगों के भर्ती पर अधिक बल दिया गया, अधिक बल दिया गया। ठीक है, ये सेना हो गया। अगला लिखिए, अगला विधायी क्षेत्र में प्रभाव, विधायी क्षेत्र में प्रभाव, विधायी क्षेत्र में प्रभाव। विधायी क्षेत्र में प्रभाव, इसका अर्थ हुआ इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ लेजिस्लेशन। लिखिए, 1861 में एक अधिनियम पारित किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया। 1861 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार वायसराय के विधायी परिषद में विस्तार करके कुछ भारतीय लोगों को भी मनोनीत किया जाए, रखा जाए। भारतीय लोगों को भी मनोनीत करके रखा जाए, ऐसे लिखना, मनोनीत करके रखा जाए, ताकि उनके माध्यम से, यानी भारतीय लोगों के माध्यम से, ताकि इनके माध्यम से भारतीय समाज के अंदर भारतीय समाज के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति
चलने वाली भावना को भावना को समझा जा सके, जाना जा सके। ब्रिटिश सरकार के प्रति चलने वाली भावना को जाना जा सके कि समाज में क्या चल रहा है, और इस तरह भविष्य में संभावित किसी विद्रोह को टाला जा सके, और इस तरह भविष्य में संभावित किसी विद्रोह को टाला जा सके। ये आपका है विधायी। अब लिखिए सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए, एटीन 1857 के विद्रोह का प्रभाव सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर सकारात्मक नहीं रहा, बहुत सकारात्मक नहीं रहा। ऐसे लिखना, बहुत सकारात्मक नहीं रहा, बहुत सकारात्मक नहीं रहा। डैश नंबर 1, पहला, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपयोगितावाद, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपयोगितावाद की धारा को छोड़ दिया गया, की धारा को छोड़ दिया गया, और उस वर्ग के साथ, उस वर्ग के साथ मेल मिलाप किया गया, उस वर्ग के साथ मेल मिलाप किया गया जिसने विद्रोह किया था, जिसने विद्रोह किया था। डैश डैश समाज और धर्म सुधार, समाज और धर्म सुधार का कार्यक्रम अवरुद्ध हो गया। समाज और धर्म सुधार का कार्यक्रम अवरुद्ध हो गया, क्योंकि सरकार रूढ़िवाद का पोषक हो गई, क्योंकि साम्राज्यवादी सरकार रूढ़िवाद का पोषक हो गई, रूढ़िवाद का पोषक हो गई, रूढ़िवाद का पोषक हो गई। नेक्स्ट 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 लिखिए, 57 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक तो हिंदू समाज में परंपरावादी और परिवर्तनवादी
दोनों में मतभेद पैदा कर दिया, मतभेद पैदा कर दिया। और दूसरी ओर हिंदू और मुस्लिम में मतभेद पैदा करने का, हिंदू और मुस्लिम में मतभेद पैदा करने के लिए एक कार्य पद्धति, एक कार्य पद्धति एवं कार्यक्रम, एक कार्य पद्धति एवं कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया, को प्रोत्साहन दिया। जो अलीगढ़ मुस्लिम, जो अलीगढ़ आंदोलन से, जो अलीगढ़ आंदोलन से आगे बढ़ा, जो अलीगढ़ आंदोलन से आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान कर रहे थे, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद कर रहे थे। फुल स्टॉप। नंबर 3, आंदोलन के बाद, आंदोलन के बाद, विद्रोह के बाद, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार का स्वरूप और नस्लवादी एवं प्रतिक्रियावादी हो गई, और नस्लवादी एवं प्रतिक्रियावादी हो गई। जैसा कि लॉर्ड लीटन, एवं लॉर्ड कर्जन के विचारों से स्पष्टतः प्रतीत होता है, जो कि लॉर्ड लीटन तथा लॉर्ड कर्जन के विचारों से स्पष्टतः प्रतीत होता है। यहां पर हमने एग्जाम्पल भी लगा दिया। आप इसके पहले पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया था कि लॉर्ड लीटन और कर्जन कितना घोर प्रतिक्रियावादी थे कि राष्ट्रवाद के नाम से चिढ़ थी उनको। पैरा बदलिएगा, पैरा बदलना है। विद्रोह 1857 का विद्रोह असफल तो हो गया, असफल तो हो गया, लेकिन भारत में उभरने वाला राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए, भारत में उभरने वाला राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, जिसे सिपाही विद्रोह कहने वाले लोग, जिसे सिपाही विद्रोह करार देने वाले लोग
जिसे सिपाही विद्रोह करार देने वाले लेखक भी मन ही मन जानते थे। लेखक भी मन ही मन जानते थे, मन ही मन जानते थे। फुल स्टॉप। समझ गए बात को? यानी लॉरेंस भी जानता था, सीले भी जानता था, लेकिन झूठ बोलता था, क्योंकि यदि सही बोल देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कल एक स्टेटमेंट बताया था आपको, ब्रिटिश इतिहासकार जूडिथ ब्राउन का। आप देखेंगे कल हमने बताया था कि जूडिथ ब्राउन ने कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार ये मान ले कि 57 का विद्रोह जो है वह सिपाही विद्रोह नहीं था, तो सरकार के कैरेक्टर पर लोगों का संदेह हो जाएगा और सरकार बदनाम हो जाएगी। तो बदनामी से बचने के लिए उसने कहा कि सिपाही विद्रोह है। ये मैं नहीं कहता, ये कहती है एक ब्रिटिश लेखिका जिनका नाम है जूडिथ ब्राउन, जिनके कथन को कल हमने बताया था। ठीक है, तो ये आपका हुआ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, अगला लिखिए आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव लास्ट पॉइंट होगा, आर्थिक प्रभाव। लिखिए 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में औपनिवेशिक ऐसे औपनिवेशिक शोषण का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अध्याय शुरू हुआ। भारत में औपनिवेशिक शोषण का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसे हम वित्तीय पूंजीवाद कहते हैं। जिसे हम वित्तीय पूंजीवाद कहते हैं। बाजुरा खातून, बाजुरा ध्यान से समझो, ध्यान से इन चीजों को लिखो, और कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे प्रश्न कर सकती हो, है ना। व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, ठीक है। और बाजुरा का हमने कुछ आंसर भी देखा था पहले, आपने अच्छा लिखा था। इस समय आपका आंसर नहीं आ रहा है, इस समय आपका आंसर कोई आ नहीं रहा है, राइट। चलिए लिखिए अर्थात, लिखिए अर्थात भारत में रेलवे, बैंक, बीमा कंपनियों में ब्रिटिश पूंजी का निवेश होने लगा, निवेश होने लगा, और उसके जरिए भारत से धन का निष्कासन होता रहा, और उसके जरिए भारत से धन का निष्कासन होता गया। पैरा बदल करके। हालांकि 57 के विद्रोह के बाद, हालांकि 1857 के विद्रोह के बाद संचार के साधनों में
जैसे सड़क रेल, जैसे सड़क रेलवे, सिंचाई के साधनों में, सिंचाई के साधनों में भी विकास हुआ, विकास हुआ पैरा बदल करके। निष्कर्ष है जो मैं बोलने जा रहा हूं, संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि 57 के विद्रोह का प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रहा, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रहा, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रहा। लेकिन इसका प्रभाव, लेकिन इसका प्रभाव वैसा नहीं रहा जैसे अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस में प्रभाव रहा। जैसा कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का बस प्रभाव रहा, जैसा कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव रहा, तो ये दो बिंदु बच्चों समाप्त हो गया। अब मेरे पास आधे घंटे की समय है और हम इसमें जो तीसरा बिंदु है उसको भी समाप्त कर देते हैं, ताकि अगले हम लोग जब मिलेंगे, अगले बार, अगले साल मिलेंगे हम लोग, ठीक है, 2021 में, तो कुछ नया चीज शुरू किया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पुराना चीज को छोड़ दिया जाए, है ना, पुराना जो चीज है उसको छोड़ दिया जाए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, एटीन 57 के विद्रोह का प्रकृति या स्वरूप, या स्वरूप यहां लिखिए, साम्राज्यवादी विचारधारा, साम्राज्यवादी विचारधारा। सीले, जॉन लॉरेंस, पहले इसी को लिख लीजिए, फिर हम लिखेंगे दूसरा। लॉरेंस, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, दोनों काम साथ साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ। दूसरा, रिज, यह धार्मिक रूढ़िवादियों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष, संघर्ष। टी.आर. होम्स, क्लैश ऑफ
सिविलाइजेशन एंड बार्बेरिज्म। होम्स के अनुसार सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। नेक्स्ट, आउटरम। आउटरम, कंस्पिरेसी ऑफ हिंदू मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश। आउटरम के अनुसार हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र। हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र, कंस्पिरेसी, षड्यंत्र। हो गया। नेक्स्ट, क्लैश ऑफ ओरिएंटलिस्ट एंड ऑक्सीडेंटल conflict for supremacy between white and blacks. National rising by Benjamin Disraeli। हिंदी लिखिए, क्लैश ऑफ ओरिएंटलिस्ट एंड ऑक्सीडेंटल। लिखिए, पूर्वी एवं पश्चिमी सभ्यताओं के बीच संघर्ष। पूर्वी एवं पश्चिमी सभ्यताओं के बीच संघर्ष। अगला लिखिए, श्वेत अथवा अश्वेत। श्वेत तथा अश्वेत, अथवा नहीं, श्वेत तथा अश्वेत। श्वेत तथा अश्वेत लोगों के बीच सर्वोच्चता के लिए संघर्ष। सर्वोच्चता के लिए संघर्ष। ये दोनों किसी ने कहा है, नाम नहीं है उसका, किसी ने कहा है। आपको लिख देना है कि कुछ विचारकों के अनुसार। नेक्स्ट, डिजरायली के अनुसार, बेंजामिन डिजरायली के अनुसार, बेंजामिन डिजरायली के अनुसार यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। राइट। अब नीचे लिखिए समीक्षा। नीचे लिखिए समीक्षा। समीक्षा लिखिए। लिखिए, पश्चिमी 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 लेखकों के द्वारा, पश्चिमी विचारकों के द्वारा, पश्चिमी विचारकों के द्वारा 1857 के
विद्रोह के संदर्भ में प्रतिपादित विचारधारा पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी, नस्लवादी एवं शोषणकारी प्रवृत्ति को छिपाना है ताकि उसका छवि खराब न हो, केवल डिज़रायली के द्वारा जो बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, यथार्थ को स्वीकार किया गया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, भले हम इस विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित कर लिए, फुल स्टॉप। अब लिखिए भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा। भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा डैश और डैश के बाद नंबर 1। पहला, 1909 में प्रकाशित इंडियन नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बीडी सावरकर ने पहली बार इस बात की ओर संकेत किया, इस तथ्य की ओर संकेत किया कि 1857 का विद्रोह वास्तव में एक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। फुल स्टॉप। लेकिन यह विचार भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तार्किक प्रतीत नहीं होती। यह विचार भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तार्किक
प्रतीत नहीं होती है। डैश सीमित भौगोलिक विस्तार, सीमित भौगोलिक विस्तार, सीमित जन भागीदारी, आधुनिक राष्ट्रवादी संकल्पना का अभाव, फिर डैश दे करके फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कैसे, फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कैसे, और कैसे के बाद क्वेश्चन मार्क, कैसे के बाद क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप। आगे बढ़ जाइए। दूसरा, इनका हम लोग काम कर दिए, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, 57 के विद्रोह के संदर्भ में, 57 के विद्रोह के संदर्भ में आधुनिक भारत के दो प्रसिद्ध इतिहासकारों ने गहन मीमांसा किया है। गहन मीमांसा किया है। मीमांसा मतलब चिंतन। आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार डैश, डैश देने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, सिपवाई म्यूटनी एंड दी रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लोज कर दीजिए। यह इनका किताब का नाम है। इट वॉज ए बुक रिटन बाय मजूमदार। यह मजूमदार का किताब है। तथा एस एन सेन डैश 1857, ए भी रहेगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, ए भी रहेगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। यह इनका किताब का नाम है। सेन ने जिस किताब को लिखा है उसका नाम है केवल 1857। नीचे लिखिए, दोनों इतिहासकारों ने 57 के संदर्भ में एक तर्कसंगत विचार प्रस्तुत किया है। एक तर्कसंगत विचार प्रस्तुत किया है। डैश नंबर 1, दोनों मानते हैं कि 19वीं सेंचुरी के मध्य में 19वीं सेंचुरी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद अभी अपने भ्रूणावस्था में था। भारतीय राष्ट्रवाद अभी अपने भ्रूणावस्था में था। भ्रूण होता है ना, जब शिशु होता है तो पहले भ्रूण बनता है। भ्रूणावस्था में था। तो उससे हम राष्ट्रवाद कैसे कह सकते?
तो उसे हम राष्ट्रवाद कैसे कह सकते? तो उसे हम राष्ट्रवाद कैसे कह सकते? नंबर 2, मजूमदार कहते हैं कि 57 का विद्रोह, मजूमदार कहते हैं कि 57 के विद्रोह का स्वरूप एक समान नहीं था। 57 के विद्रोह का स्वरूप एक रूप नहीं था, एक रूप या एक समान नहीं था। डैश, कहीं पर सिपाही विद्रोह की तरह, कहीं पर सिपाही विद्रोह की तरह, तो कहीं पर नागरिक विद्रोह की तरह, कहीं पर सिपाही विद्रोह की तरह, तो कहीं पर नागरिक विद्रोह की तरह। In some region, it was a sepoy mutiny. In some area, it seems to be a civil revolt. एक रूप नहीं था। नंबर 3, मजूमदार कहते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए क्या कहते हैं। तथाकथित 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय, न ही, दोनों अलग अलग होगा, न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। बंद कर दीजिए। और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और बच्चों, इसे क्वेश्चन बना लीजिए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, कई बार आया है। आप यहां पर सिंबल बना लीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये आपके लिए सवाल है। इसको हम बाद में भी लिखाते, जब हम आपको क्वेश्चन बताते तब इसको हम बताते। और चूंकि यहां पर हमने बता दिया, तो यहीं पर इसे आप बना लीजिए, ये क्वेश्चन है। अगला लिखिए, मजूमदार इस बात को मानते हैं, मजूमदार इस बात को मानते हैं, क्या मानते हैं? डैश, और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। कारण कि मैं उस कथन को बोलने जा रहा हूं जिस कथन को मजूमदार ने स्वयं कहा है, और यह बीएल ग्रोवर में लिखा हुआ है। ये मेरा कथन नहीं है, ये स्वयं जो है आरसी मजूमदार का कथन है। लिखिए, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, चाहे जो भी इसका स्वरूप हो, चाहे जो भी इसका स्वरूप हो, चाहे जो भी इसका कैरेक्टर हो, इस बात में संदेह नहीं है, इस बात में संदेह नहीं है कि इसने एक शक्तिशाली साम्राज्य को हिला दिया, इसने एक शक्तिशाली साम्राज्य को हिला दिया, तथा भारत में उभरने वाली राष्ट्रवादी चेतना के लिए, राष्ट्रवादी चेतना के लिए एक चमकता हुआ सितारा साबित हुआ, एक चमकता हुआ सितारा साबित हुआ। शाइनिंग ए स्टार फॉर इंडियन नेशनलिज्म। उभरता हुआ राष्ट्रवादी धारा के लिए एक चमकता हुआ सितारा साबित हुआ।
क्लोज कर दीजिए, फुल स्टॉप। अगला पैरा बदल करके, एस एन सेन का कहना है कि हम 57 के विद्रोह को, आप पूरा लिखिएगा, आप लिखिएगा 1857, आप केवल 57 नहीं लिखिएगा। एस एन सेन का कहना है कि हम 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय तो नहीं कह सकते, राष्ट्रीय तो नहीं कह सकते, न तो विस्तार है न तो भागीदारी। राष्ट्रीय तो नहीं कह सकते, न तो विस्तार न तो भागीदारी, फुल स्टॉप। आप फुल स्टॉप मत लिखिए, बस इतना लिखिए, न तो विस्तार न तो भागीदारी। लेकिन इस बात से भी हम पीछे नहीं हट सकते, वी कैनॉट गो बैक। इस बात से भी हम पीछे नहीं हट सकते कि विद्रोही एक विदेशी शासन को समाप्त करना चाहते थे। विद्रोही एक विदेशी शासन को समाप्त करना चाहते थे, फुल स्टॉप। सेन कहते हैं, इसको लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, क्योंकि यह सेन का कथन है। सेन कहते हैं कि जो संघर्ष धर्म के लिए शुरू हुआ, जो संघर्ष धर्म के लिए शुरू हुआ, जो संघर्ष धर्म के लिए शुरू हुआ, अंतोगत्वा या अंततः स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गया। क्लोज कर दीजिए, आगे लिखिए पैरा बदल करके। 57 के विद्रोह में, 57 के विद्रोह के संदर्भ में पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कॉमा देकर के, मौलाना आजाद ने भी इसके स्वरूप के ऊपर प्रकाश डाला है, पैरा बदल करके। एस बी चौधरी जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने अपनी रचना, इनका किताब सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज में लिखा
कि 57 का विद्रोह वास्तव में सैनिक और नागरिक आक्रोश का मिला जुला रूप था। पैरा बदल के मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी लेखकों ने भी 57 के विद्रोह के संदर्भ में मीमांसा किया है। उनके अनुसार 57 का विद्रोह सेना तथा किसानों के बीच एक लोकतांत्रिक गठजोड़ था, जिसका उद्देश्य विदेशी दासता के साथ ही साथ देशी सामंती शोषण से भी मुक्ति पाना था। पैरा बदल दीजिए। अब मेरा अंतिम सेंटेंस, संक्षेप में 57 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में उल्लेखित इतिहासकारों के विचारों से यह स्पष्ट होता है और तार्किक भी है, स्पष्ट होता है और तार्किक भी है कि इसे हम राष्ट्रीय विद्रोह तो नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिकी हिस्टोरियन स्टैनली उल्पर्ट से सहमत हुआ जा सकता है कि यह सिपाही विद्रोह से बहुत अधिक, लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। चाहे जो भी इसका प्रकृति हो, यह वर्तमान में भी
भारतीय संस्कृति में शोषण के प्रति प्रतिरोध का एक चमकता हुआ भूचिन्ह है। भूचिन्ह का मतलब होता है लैंडमार्क। एक चमकता हुआ भूचिन्ह है, भूचिन्ह, लैंडमार्क, फुल स्टॉप। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर सेशन टुडे। आपका सेशन समाप्त हुआ और मैं आशा करता हूं कि आप लोग का 2020 बहुत सुंदर रहा, मेरा भी। और आज 2020 का अंतिम दिन है। काफी सावधानी पूर्वक ध्यान रखना, इतना एंजॉय नहीं करना है कि कोई अनहोनी हो जाए। काफी सावधानी पूर्वक अपने घर में रह करके अपने परिवार के साथ इसको सेलिब्रेट करना है। इट्स ओके। गॉड ब्लेस यू ऑल। मां भारती आप लोग को आशीर्वाद दे, आपके उद्देश्य को पूरा करने में उनका आशीर्वाद हो। और इसी के साथ हम लोग कल मिलेंगे और अगले वर्ष के लिए हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं। जय हिंद।